12th क्लास की जो केमिस्ट्री चल रही है, जिसमें सेकंड चैप्टर हमने किया है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक और है और उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आज हम। तो उसके अंदर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं स्थिर क्वांटम मिश्रण। स्थिर क्वांटम छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषा बताइए। तो स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या होता है, तो हम कह रहे हैं कि दो अवयवों या हम कह सकते हैं दो पदार्थों या दो द्रव पदार्थों, दो द्रव पदार्थों का मिश्रण जिसे गर्म करने पर वह एक समान ताप पर या एक ही ताप पर वाष्पशील होता है, स्थिर क्वांटम मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर क्वांटम मिश्रण कहलाता है। तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन हो गई कि स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या है। तो हम कह सकते हैं दो द्रव पदार्थों का मिश्रण जिसे गर्म करने पर एक ही ताप पर वाष्पशील होता है, यानी दोनों द्रव जो हैं वो एक ही ताप पर वाष्पीकृत होने लग जाए। क्या होने लग जाए? दोनों जो हैं एक ही ताप पर वाष्पीकृत होने लग जाएं, तो उसे हम कहते हैं स्थिर क्वांटम मिश्रण। जैसे हमने कहा कि हमने यहाँ पर जल और एथेनॉल ले लिया, जल प्लस एथेनॉल। अब हमने दो द्रव ले लिए, जल और एथेनॉल, और हम कह रहे हैं कि इन दोनों को मिला दिया, तो मिलाने से क्या है, ये एक स्थिर क्वांटम मिश्रण का निर्माण हो गया। तो जब इस मिश्रण को, दोनों के मिश्रण को गर्म किया जाएगा, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये एक ताप पर उबलेगा, वाष्पशील होगा, एक ही ताप पर उबलेगा। जैसे हम कहते हैं जल का तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट बीपी, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जैसे सपोज हमने कह दिया यहाँ पर एथेनॉल जो है इसका यहाँ पर जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये दोनों समान ताप पर उबलेंगे। सपोज हमने कह दिया ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिश्रण उबलने लग गया। कितने पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इन दोनों अवयवों के क्वथनांक अलग अलग हैं, लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण बन गया और वो मिश्रण अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, उबल रहा है, वाष्पशील हो रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो ही हम इस मिश्रण को कहेंगे स्थिर क्वांटम मिश्रण। स्थिर क्वांटम मिश्रण का मतलब है दो द्रवों का जो मिश्रण है वो एक समान ताप पर उबलेगा। ऐसे नहीं है कि ये पहले उबलने लग गया और ये बाद में उबलने लग गया। अगर दोनों का स्थिर क्वांटम मिश्रण है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी समान ताप पर उबलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो स्थिर क्वांटम मिश्रण नहीं। ठीक है, तो ये था स्थिर क्वांटम मिश्रण क्या होता है, दो द्रव या दो अवयवों का वह मिश्रण जिसे उबाल गर्म करने पर वह समान ताप पर या एक समान ताप पर उबले या वाष्पशील होता है, उसे हम स्थिर क्वांटम मिश्रण कहते हैं।
यानी कि स्थिर का मतलब स्थिर क्वांटी मीन्स क्वथनांक और मिश्रण मीन्स मिश्रण, यानी इस मिश्रण का जो क्वथनांक है वो स्थिर हो गया, एक ही टेम्परेचर पर वो उबलेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्थिर क्वांटी मिश्रण। और ये जो होता है स्थिर क्वांटी मिश्रण, ये दो प्रकार के होते हैं, इनका भी डिवाइडेशन है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये जो स्थिर क्वांटी मिश्रण है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया हमारा निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण, निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण, और दूसरा होता है उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण, उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण। ठीक है, दो प्रकार हो गए स्थिर क्वांटी मिश्रण के, एक तो निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण और एक उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण। ये जो निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं या करके उच्च वाष्पदाबी मिश्रण, और ये जो उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण है इसको हम लिख सकते हैं निम्न वाष्पदाबी मिश्रण। ठीक है, क्योंकि जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक क्या है, ज्यादा होगा, और जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक जो है वो ज्यादा। तो यहाँ पर स्थिर क्वथनांक निम्न क्वथनांक है, उच्च वाष्प दाब होगा, और यहाँ पर उच्च क्वथनांक है तो निम्न वाष्प दाब होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, निम्न क्वथनांक उच्च वाष्प दाब और उच्च क्वथनांक निम्न वाष्प दाब भी कह सकते हैं हम इसको। अब निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण का मतलब यह है कि दो द्रवों को मिलाने से या दो अवयवों को मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसका क्वथनांक यदि दोनों अवयवों में से किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम है तो हम उसको कहते हैं क्या, निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण। जैसे हम इसका एग्जांपल लें तो हम कहें, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ये ले लिया एसीटोन प्लस एथेनॉल ले लिया। एसीटोन प्लस एथेनॉल का मिश्रण ले लिया, और हम कह रहे हैं सपोज इसका जो क्वथनांक है वो यहाँ पर अपन ने कह दिया जैसे 130 डिग्री सेंटीग्रेड है एसीटोन का, और एथेनॉल का जैसे हमने कह दिया यहाँ पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर आ गया। अब यदि इन दोनों का अलग अलग तो ये टेम्परेचर है, इसका 130 है, इसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यदि हम कहें इन दोनों का जो मिश्रण बना है उस मिश्रण का क्वथनांक जो है, उस मिश्रण का क्वथनांक जो है, यहाँ पर ये दोनों से मिश्रण बन गया। अब इस मिश्रण का जो क्वथनांक है वो यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो हम कहेंगे कि ये निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण। कहने का मतलब निम्न स्थिर क्वांटी की डेफिनेशन क्या हो गई, दो द्रव पदार्थों या दो अवयवों से प्राप्त मिश्रण का क्वथनांक न्यूनतम क्वथनांक वाले अवयव से कम प्राप्त होता है तो उसे हम निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण। देखो यहाँ पर 130 है, यहाँ पर 50, तो ये कम हो गया दोनों में से, और इससे भी कम यदि मिश्रण का क्वथनांक हो जाए तो उसे ही हम कहेंगे निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण। यानी कि इसका 50, इसका 130, तो दोनों में से ये कम हुआ, और इससे भी कम यदि मिश्रण का आ जाता है तो फिर वो हो जाएगा स्थिर क्वांटी मिश्रण। जैसे ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया मिश्रण का, तो इन दोनों को उबालेंगे तो 40 पर उबलने लग जाएंगे या वाष्पशील हो जाएंगे, तो इसे हम कहेंगे निम्न स्थिर क्वांटी मिश्रण। उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण में क्या होगा, उच्च स्थिर क्वांटी मिश्रण का मतलब होता है कि जो अवयव लिए गए हैं
जो विलयन लिया गया है, जो घटक है, उनमें से अधिकतम क्वथनांक वाले घटक से भी ज्यादा यदि क्वथनांक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसे हम एग्जांपल ले यहाँ पर एक HCl प्लस H2O, ये ले लिया हमने। HCl प्लस H2O का मिश्रण ले लिया। तो सपोज हमने कहा जल का क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, BP जो है बॉइलिंग पॉइंट। और जो HCl है, HCl का क्वथनांक क्या है, सपोज हम इसको मान लेते हैं, HCl का क्वथनांक यदि हमारा जैसे यहाँ पर हो गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड माना हमने, तो इनमें से ज्यादा किसका है, जल का है। अब यदि इनसे जो मिश्रण बन रहा है, इनसे जो मिश्रण बन रहा है उसका क्वथनांक यदि यहाँ पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, कितना आ जाता है, इसका जो क्वथनांक है मिश्रण का वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो हम उसको कहेंगे उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहेंगे, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। यानी कि जो दोनों अवयव हैं उनमें से अधिकतम क्वथनांक से भी ज्यादा क्वथनांक यदि मिश्रण का बन जाता है, जैसे 100 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, तो इससे ज्यादा 100 से ज्यादा 110 हो गया, तो ये चला जाएगा उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो क्लियर हो गया हमारा इस निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। दो द्रव्य अवयवों को मिलाएंगे और जो मिश्रण बन रहा है उसका क्वथनांक यदि न्यूनतम क्वथनांक वाले से भी कम है, 50 से भी कम, तो निम्न हो जाएगा। और यदि उच्चतम क्वथनांक से भी ज्यादा है, यानी H2O का 100 है, मिश्रण का 110 हो गया, तो हो जाएगा उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात करें इनके अलावा और, तो आपको ध्यान रखना है जो अनादर्श विलयन थे, कौन से अनादर्श विलयन थे, अनादर्श विलयन में जो धनात्मक विचलन वाले उदाहरण हैं, कौन से धनात्मक विचलन वाले जो उदाहरण हैं वो सारे एग्जाम्पल्स इसके अंदर आते हैं। जैसे एक तो हमने ऊपर ही लिखा हुआ है एसीटोन प्लस एथेनॉल C2H5OH, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल आप यहीं पर एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, हमने लिया हुआ है धनात्मक में मेथेनॉल प्लस वाटर। और ले सकते हैं हम यहाँ पर इसी में एथेनॉल प्लस वाटर H2। ये सारे एग्जाम्पल्स जो है निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण के हो जाएंगे। इसी तरह से उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो आपके ऋणात्मक विचलन के उदाहरण है अनादर्श विलयन, कौन से ऋणात्मक विचलन के जो उदाहरण हैं वो आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये लिया है पर HCl प्लस H2O का, और हम ले सकते हैं यहाँ पर जैसे H2SO4 प्लस H2O का, और हम यहाँ पर ले सकते हैं HNO3 प्लस H2O का। और एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं यहाँ पर एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। और एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम यहाँ पर ले सकते हैं एसीटोन प्लस एनिलीन। ये सब हमने ऋणात्मक विचलन में किए हुए। तो ये सारे ऋणात्मक विचलन के जो उदाहरण है वो उच्च स्थिर क्वाथी मिश्रण की कैटेगरी में आएंगे, और जो धनात्मक विचलन वाले हैं वो निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण की कैटेगरी में। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है जिसके दो प्रकार हैं। उदाहरण हमने लिख दिए बहुत सारे, धनात्मक वाले सारे इसमें आ जाएंगे, निम्न स्थिर क्वाथी या कह सकते हैं उच्च वाष्प दाब मिश्रण। और जो ऋणात्मक विचलन वाले हैं उसमें हम कह सकते हैं निम्न वाष्प दाबी मिश्रण, क्योंकि जिसका क्वथनांक ज्यादा है उसका वाष्प दाब कम होता है, और जिसका वाष्प दाब ज्यादा है उसका क्वथनांक कम होता है। यानी वाष्प दाब अवनमन हिमांक
क्वथनांक उन्नयन के समानुपाती होता है। जितना वाष्प दाब कम होगा क्वथनांक उतना ही बढ़ जाएगा। ये रिलेशन हम निकाला हुआ है। एग्जाम्पल में सारे ऋणात्मक विचलन के जो उदाहरण हमने लिखे हुए हैं विलयन के, वो सारे आ जाएंगे अनादर्श। HCl H2 H2 SO4 H2 HNO3 H2 एसीटोन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एम्लीन, इन दोनों में H बॉन्डिंग के थ्रू क्या है, बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि वाष्प दाब से संबंधित है। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है तथा 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, या 5 ग्राम विलेय को यहाँ पर लिख देते हैं अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। घोला गया है जिससे प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है। तो बार है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान, या आप कह सकते हो अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जो कि वाष्प दाब से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर उसने वाष्प दाब दिया हुआ है शुद्ध विलायक और विलयन का। तो वाष्प दाब का जो सूत्र आया था, वाष्प दाब के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात करना, वो वाला सूत्र यहाँ पर काम आएगा। तो वो सूत्र क्या होता है वो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, या पहले हम ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो देखो, अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारा क्या आएगा, सूत्र हमारा ये होता है स्मॉल m इज इक्वल टू P नॉट इंटू स्मॉल w, क्योंकि वहां पर जो वाष्प दाब और नमन का संबंध आता है वो इस तरह से होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट, या P नॉट ए कर ले, यहाँ पे विलायक की बात कर रहा है, इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू
यहाँ पर क्या है, n का मान हो गया स्मॉल w अपॉन स्मॉल m और कैपिटल N का हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल N, बट ये उल्टा हो जाएगा, अपॉन में है नीचे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल M अपॉन कैपिटल W, n ऊपर चला जाएगा ये नीचे, यानी कि n अपॉन n होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल N, तो ये इनटू में यहाँ पर चला जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर पहुंचा देना है और इसको यहाँ, तो ये सूत्र क्या बनेगा हमारे पास, स्मॉल m इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे कर देंगे, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल्टा p इज इक्वल टू यहाँ पर पी नॉट इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M को इधर ले आओ तो ये फॉर्मूला आ जाएगा नीचे जो हम कर रहे, पी नॉट इंटू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन डेल्टा p इंटू कैपिटल M, ये सूत्र था और ये सूत्र इस न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो देखो पी नॉट आपके पास है क्या, इधर देख लेते हैं, पी नॉट मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो देखो शुद्ध बेंजीन और ये यहाँ पर कह रहा है 5.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो विलायक क्या हो गया बेंजीन, तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यहाँ दिया हुआ है यानी पी नॉट दिया हुआ है, और यहाँ पर शुद्ध पी नॉट क्या हो जाएगा 0.850 बार हो गया। एक चीज तो ये स्मॉल w विलेय की मात्रा हमें दी हुई है 0.5 ग्राम, ये रही यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद कैपिटल M क्या है, यहाँ पर विलायक का अनुभार है और विलायक यहाँ पर क्या है बेंजीन, तो देखो बेंजीन का क्या होगा C6H6 होता है सूत्र, तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6 12 6 72 और यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, कितना हो गया 80 हो जाएगा, कितना 80 हो गया बेंजीन का। C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, तो 6 कार्बन का 72 हो गया, एक का 12 होता है 6 से गुना कर दिया, 6 हाइड्रोजन का 6 हो गया, एक एक का होता है, तो ये अनुभार आ गया कैपिटल M हमारे पास आ गया 80, ठीक है। अब देखो डेल्टा P हमको दिया हुआ नहीं है और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैपिटल W का मतलब होता है विलायक की मात्रा, तो विलायक की मात्रा ये दे रखी है यहाँ पे 39, W इज इक्वल टू 39। अब क्या बच गया डेल्टा P, और डेल्टा P क्या होता है, डेल्टा P होता है हमारा P नॉट माइनस PS, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में से विलयन का निकाल देते हैं तो डेल्टा P आ जाता है, तो शुद्ध विलायक का हमारे पास है और विलयन का हमारे पास है, तो घटा देंगे तो हमारे पास डेल्टा P क्या आ जाएगा 0.850 माइनस 0.845, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.005, ये आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया डेल्टा P हो गया वाष्प दाब हो गया। अब सारी चीजें हमारे पास आ चुकी है तो हम वैल्यू रख देते हैं, M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा M P नॉट हमारे पास लिखा हुआ है 0.850 इंटू स्मॉल w 0.5 ग्राम इंटू कैपिटल M 90 ग्राम, ये रहा कैपिटल M, कैपिटल M विलेय का अनुपात 80 आएगा अपॉन डेल्टा P 0.005 इंटू कैपिटल W विलायक की मात्रा हमको दी हुई है 39 ग्राम, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं, इसको जब करते हैं यहाँ पर इसका गुणा भाग करते हैं, इनको गुणा करते हैं, इसको यहाँ से भाग देते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 170 आएगा, 170 ग्राम, कितना आएगा 170 ग्राम आएगा। ये P नॉट वैल्यू हो गई शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, W की मात्रा 0.5 ग्राम, कैपिटल M 80 है यहाँ पर निकाला हुआ है अनुभार विलायक का, और 0.055 डेल्टा P आ गया।
और यहाँ पर इस कैपिटल W जो है विलायक की मात्रा 39 ग्राम है ये विलायक में। तो इसको गुणा भाग करेंगे तो ये 170 आ जाएगा अपना यहाँ से, ठीक है। तो ये इस तरह से, हाँ ये 80 नहीं आएगा, 72 और 78 होगा 78। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं वाष्प दाब अवनमन को। तो यहाँ पर जो 78, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल होगा। और इसी तरह से अगर एग्जाम में पूछता है तो हमें ये सूत्र याद रहना चाहिए, इसके आधार पर हम ज्ञात, ठीक है। एक हम देख लेते हैं क्वथनांक उन्नयन का। परासरण का तो हम कर चुके हैं। तो देखो क्वथनांक उन्नयन का न्यूमेरिकल क्या है। बेंजीन का क्वथनांक, दूसरा न्यूमेरिकल है बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 23 केल्विन है। 1.80 ग्राम विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में, विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक प्राप्त विलयन का क्वथनांक 354.11 हो जाता है। तो विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपको क्या है, यहाँ पर आपको केवी दिया हुआ होगा, उसने केवी डैश जो होता है वो दिया हुआ होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक, उसकी वैल्यू है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल, ठीक है। तो ये आपको केवी डैश दिया हुआ है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, उससे पहले हम सूत्र याद होना चाहिए हमको क्वथनांक के द्वारा अनुभार ज्ञात करने का, विलेय का अनुभार। तो देखो उसका जो सूत्र होता है स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल टू होता है केवी डैश क्वथनांक उन्नयन इनटू, यहाँ पर क्या है वही विलेय की मात्रा स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू यहाँ पर 1000, क्योंकि केवी डैश इनटू मोललता होती है, और यहाँ पर कैपिटल W यानी कि विलायक की मात्रा। अब देखो यहाँ पर एक चीज और आएगी केवी डैश के नीचे, डेल्टा टी, क्या होता है, क्योंकि जो सूत्र होता है क्वथनांक उन्नयन का डेल टीवी जो है वो ये होता है, डेल टीवी इज इक्वल टू केवी डैश इनटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इनटू 1000 बटे कैपिटल W।
ये मोललता हो गई, तो केबी डैश इंटू मोललता होती है। तो ये सूत्र में क्या है, ये डेल टीबी यहाँ चला जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, तो ये सूत्र बनेगा हमारा m इज इक्वल टू केबी डैश अपॉन डेल टीबी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m 1000। ये m हट जाएगा यहाँ से क्योंकि m इधर ले जा चुके हैं, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर टीबी डेल टीबी इंटू कैपिटल W, ये सूत्र होगा। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया। अब देखो क्या क्या दिया गया है, केबी डैश हमको दिया गया है मोलर उन्नयन स्ट्रेंथ 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है इसकी। स्मॉल डब्ल्यू है क्या है 1.80 ग्राम विले दिया हुआ है, विले की मात्रा है 0.8 किलोग्राम। उसके बाद ये संख्यात्मक वैल्यू है डेल टीबी दिया हुआ है क्या, डेल टीबी दिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल टीबी क्या होता है, डेल टीबी होता है हमारा पीएस माइनस पी नॉट, विलयन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक का घटा देंगे, क्या हो जाएगा, डेल टीबी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर विलयन का ज्यादा है और शुद्ध विलायक का कम है, तो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो पीएस है हमारा 354.11 माइनस 353.23, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर देंगे डेल टीबी की जगह हम डायरेक्ट, अगर घटाना नहीं चाहो तो सीधे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल डब्ल्यू हमको दिया हुआ है 90 ग्राम, क्या है 90 ग्राम, ये रहा 90 ग्राम है, 1.80 को 90 ग्राम में बोलना है। तो ये सब कुछ हमको दिया हुआ है, तो ये क्या करना है, इस तरह से हमें जो संख्या दी हुई है, जो राशि दी हुई है उनको लिखना है, और लिखकर हमें करना है कि किस तरह से ज्ञात किया जाए। अब यहाँ पर स्मॉल एम ज्ञात करवा रहा है, अब स्मॉल एम ज्ञात करवा रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमको वैल्यू रखेंगे हम। तो देखो हमें क्या क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू 2.53 केबी डैश है 1.80 इंटू 1000 बटे डेल टीबी, यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, और इस वैल्यू को आप अगर निकालना चाहो तो 353.23 में से 354.11 ये आपकी 0.88 के समथिंग आ जाएगा, 0.88 के समथिंग आ जाएगी वैल्यू, या लिख सकते हो इतना चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो, तो 0.88 इंटू 90 ये हो जाएगा। अब इसका जब गुणा भाग करेंगे, आप इसको काटेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो आंसर जो है हमारा वो यहाँ पर आपका जो आएगा वो 58 के समथिंग आएगा, 58 ग्राम, 58 ग्राम यहाँ पर हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ये पर मोल भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से सूत्र हमें याद होना चाहिए, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले देखना है, अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको निकालना है, अगर निकालना नहीं चाहते सीधी वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन के द्वारा विलेय का अनुभार ज्ञात करना, 2.83 केबी डैश W 1.80 1000 डेल टीबी, विलयन में से विलायक का घटा देंगे, और W कैपिटल विलायक का क्या है, ये मात्रा है, तो विलायक की मात्रा ले रही 90 ग्राम बेंजीन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक हिमांक अवनमन के ऊपर भी हम देख लेते हैं, तो हिमांक अवनमन को देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल है हमारा,
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ईमान का नंबर से, और ये क्या है इसको देखते हैं। 25.6 ग्राम सल्फर को, क्वेश्चन है 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर नेफ्थलीन में घोलने पर नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन, ध्यान देखिए हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन 0.68 केल्विन 0.68 केल्विन होता है। 68 केल्विन होता है। तो विले का अनुभार ज्ञात करते हुए, तो विले का अनुभार ज्ञात कीजिए। यही हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विले का अनुभार ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर भी हमें सूत्र आना चाहिए, स्मॉल m इज इक्वल टू हिमांक अवनमन से। तो हिमांक अवनमन वाला सूत्र हमारा यहाँ पर, वहां जो डेल टी था यहाँ क्या हो जाएगा डेल टी एफ, और यहाँ वहां के बी डैश जो था यहाँ पर हो जाएगा के एफ डैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के एफ डैश। यहाँ पर आपको के एफ डैश दिया हुआ है, क्वेश्चन में देगा के एफ डैश इज इक्वल टू 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कई बार ये यूनिट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कि मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक की जो इकाई है वो क्या होती है। तो इकाई दोनों की सेम है, किलो केल्विन मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। इनवर्स का मतलब प्रति मोल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, के एफ डैश अपॉन डेल टी एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है हमको 25.6 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1000 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर हमें ये स्मॉल एम हट जाएगा, यहाँ से उधर जा चुका है। उसके बाद के एफ हमारे पास है, ये लिखा हुआ है ऊपर के एफ स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और डेल्टा टी एफ और है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर उसने क्या है सीधा दिया हुआ है डायरेक्ट, ये रहा हिमांक अवनमन जो है 0.68। तो ये सारी वैल्यूज हमको दी हुई है, और ये सारी वैल्यूज दी हुई है तो इनको हम सूत्र में रख देंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू के एफ डैश है हमारा 6.8 इंटू स्मॉल डब्ल्यू हमारा है 25.6 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ हमें दिया हुआ है 0.68, ठीक है, इंटू कैपिटल डब्ल्यू 1000। इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारा जो आंसर आएगा, देखो यहाँ पे इसको और निकालो, तो यहाँ से पॉइंट निकाल दो। तो ये यहाँ से क्या है, या इधर 0 बढ़ा दो, और यहाँ पर जो है इधर यहाँ पॉइंट के बाद 1 है तो 1 0 इधर बढ़ जाएगी, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है तो 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर 680 और यहाँ पर 6800, तो 680 गुणा 10 करेंगे 6800 के लिए 10 बार कट जाएगा। इससे कितनी बार? 10 बार कट जाएगा ये। और इसको इससे गुणा करेंगे 25.6 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2560, 25.60 आगे हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा? एक पॉइंट के बाद है, जैसे हमने यहाँ पर ये किया 25.6 गुणा 10, ये 10 किया तो हमारे पास क्या आएगा? 256 और ये 2560। एक पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 256। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 256। ठीक है। तो इस तरह से हिमांक अवनमन के द्वारा भी क्वथनांक इसको अनुभाग को ज्ञात किया जा सकता है। तो हमने न्यूमेरिकल्स देखे, हिमांक अवनमन से, क्वथनांक उन्नयन से अनुभाग ज्ञात करना, और वाष्पदाब अवनमन से क्वथनांक ज्ञात करना। उससे पहले जो सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल थे वो हम सेकंड वीडियो में कर चुके हैं कि मोलरता है, प्रतिशतता है, उसको कैसे किया। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट